हेलो एवरीबॉडी, मैं नरेंद्र सोनी। कैसे हैं आप सब? देखो हम लोग क्या है, पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था कि ट्रोपोस्फीयर तक कंप्लीट कर लिया था कि ट्रोपोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट में हम लोगों को जो आप लोगों का मंडल होगा, स्फीयर होगा, वो क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। तो आज हमें स्ट्रेटोस्फीयर को कंटिन्यू करना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या क्या मिलेगा, कितना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर को हम हिंदी में कहेंगे समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाइट की। तो जो समताप मंडल होता है अप टू कितना होता है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कि 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलेगा आप लोगों को? समताप मंडल मिलेगा कि स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है आपको ओजोन लेयर के को लेके कि जो 18 से 22 किलोमीटर का पार्ट होता है, कि 18 से 22 किलोमीटर का जो पार्ट होता है, इसे यहीं पे आप लोगों को मिलेगी ओजोन लेयर। ठीक, ओजोन लेयर जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, ओजोन परत, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर भी कह देते हैं, ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, यानी कि ओजोन मंडल, ठीक है। तो अब हम इससे थोड़ा समझ लेते हैं कि ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्या होता है कि जैसे सूर्य से जो सोलर रेडिएशन आता है, तो ये आप लोगों को पता है कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें भी आती हैं। बनेगा कि ये यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित करता है, ठीक। कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उन्हें क्या करेगा? ये परावर्तित करता है। ऐसा नहीं कि सभी की सभी अल्ट्रावायलेट रेज को परावर्तित करता है, उसमें से कुछ यूवी रेज को एब्जॉर्ब भी करता है, मतलब अवशोषित भी करता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर क्या है, कि यूवी रेज को क्या करता है? कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पार्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो, अगर हम बात करें यूवी रेज की, तो यूवी रेज क्या करेगा कि इससे जब ओजोन लेयर अवशोषित करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक। कि यूवी रेज के एब्जॉर्प्शन के कारण स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे एक क्वेश्चन बना था कि क्या कारण है कि स्ट्रेटोस्फीयर में बादल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि हाइट में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। और अगर हम क्या है कि अगर हम ऊपर जाएंगे, चूंकि क्या है कि यहाँ पे ओजोन लेयर है, अब ओजोन लेयर है तो वो क्या करता है? यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? परावर्तित करता है। बट कुछ अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो संघनन की प्रोसेस थी होगी या नहीं? अब संघनन की प्रोसेस ही नहीं होगी, और जब संघनन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा या नहीं? तो हम कहेंगे क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। क्लियर ना बात? कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो संघनन की प्रोसेस नहीं होगी, और संघनन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए कंडेंसेशन यानी कि संघनन बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन के बारे में एक साइंटिस्ट हैं चैंपमैन।
चैंपमैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें 1930 ईस्वी में ओजोन लेयर के बारे में बताया था कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम चैंपमैन साइकिल को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें कि चैंपमैन साइकिल होती क्या है, तो उसे देख लेते हैं। कि चैंपमैन साइकिल में क्या होता है, जैसे ओजोन का इसका क्या है, एक एटम है या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, एटम है। ये क्या होगा, इसका हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर मतलब ऐसे देख लो, हीट ट्रांसफर होगा तो इससे क्या होगा, आपके एक तो एटम में और दूसरे एटम में एक क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एटम। और मॉलिक्यूल्स जो एटम होगा ये अगेन किसके साथ, O2 के साथ प्रोसेस करके क्या बनाएगा, O3। क्लियर ना, O3 मतलब ओजोन का फॉर्मेशन हो। अगेन ये इसी प्रोसेस में नहीं रहता, अगेन ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगेन O2 एंड O का होगा। तो ये तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, लेकिन एक एटम फिर बनेगा और ये फिर अगेन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, O3। और ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसी ही चलती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चैंपमैन साइकिल। जो साइंटिस्ट थे कि चैंपमैन साइंटिस्ट थे, चैंपमैन नाम के, इन्होंने 1930 ईस्वी में हमें क्या है, चैंपमैन साइकिल के बारे में यानी कि ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के बारे में बताया था। क्लियर सी बात ना, तो ये हो जाएगी चैंपमैन साइकिल। नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ये तो ओजोन लेयर की बात हो गई कि ओजोन लेयर काम कैसे करती है। अब चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बनती है ओजोन लेयर का क्षरण। क्षरण मतलब डिप्लेशन। एक एक करके पॉइंट समझते रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को कि नेक्स्ट में एक छोटा सा पॉइंट डाल के चलेंगे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कि ओजोन परत का क्षरण। ठीक, ओजोन परत का क्षरण। तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ओजोन लेयर के क्षरण में किन गैसों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, या हम कहें कि कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर की जैसे क्षरण की बात करें तो हमें दो गैसेस पड़ी होंगी, CFC एंड HFC। ठीक, इन दोनों ही गैसेस को हम क्या कहते हैं, ओजोन ईटिंग गैस भी कहते हैं। ओजोन ईटिंग गैस भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ओजोन परत को मतलब एक तरह से कहते हैं कि क्षरण कर रहे हैं, मतलब ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, इसे ओजोन ईटिंग गैस भी कहते हैं। ठीक, अब अगर हम सेकेंड पॉइंट में बात करें कि ओजोन की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आपको पता है, क्षरण की यूनिट क्या होती है, डॉप्सन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ओजोन की यूनिट क्या होती है, ओजोन क्षरण या डिप्लेशन ऑफ ओजोन की यूनिट क्या होती है, ये आपको याद रखना है कि क्या होती है, डॉप्सन। क्लियर ना, ये इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट में अगर हम बात करें अब ओजोन के क्षरण के बारे में, सबसे पहले हमें पता चला था 1984 में। 1984 ईस्वी में आपके वैज्ञानिक थे फॉरमैन। कौन से वैज्ञानिक थे, फॉरमैन। और फॉरमैन ने हमें बताया था कि ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। और इन्हीं ने सबसे पहले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ओजोन लेयर के क्षरण के बारे में हमें बताया था कि 1984 ईस्वी में साइंटिस्ट थे आपके फॉरमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हमें ओजोन के क्षरण के बारे में बताया था। और इसी कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इसी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़े, अगर क्वेश्चन बने ऐसे कि सबसे बड़ा ओजोन लेयर में होल कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाएगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। तो हम लिखते हैं ऐसे कि सबसे बड़ा होल कहाँ होगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा होल ऑफ ओजोन लेयर।
ठीक है। सबसे बड़ा होल ऑफ, मतलब कि जो सबसे बड़ा होल होगा वो कहाँ है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, ये याद रखना है। अब देखो अगर हम सीधी सी बात कहें कि क्या है कि जो ओजोन लेयर थी वो क्या कर रही थी कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी या अल्ट्रावायलेट रेज थी उन्हें क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। अगर हम जैसे बात करेंगे ये क्या डिप्लेशन हो रहा है, जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो क्या होगा कि ओजोन लेयर थोड़ी कमज़ोर होगी, और जब कमज़ोर होगी तो जो सूर्य की सनलाइट थी, ठीक है, कि जो सनलाइट थी वो डायरेक्ट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। अगर हम कहेंगे कि सूर्य की रेज जो यूवी रेज थी, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो कैसी हो जाएंगी, एक पॉइंट बना के लिख लो कि यूवी रेज जो थी, जो अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणें थी वो डायरेक्ट इंसिडेंट करेंगी, डायरेक्ट इंसिडेंट होंगी कहाँ पे, अर्थ में। ठीक, क्लियर सी बात ना, कि जो परावैंगनी किरणें होंगी, चूंकि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, क्षरण हो गया, तो जो परावैंगनी किरणें थी, परावैंगनी किरणें, तो ये क्या करेंगी, डायरेक्ट इंसिडेंट होंगी कहाँ पे, अर्थ में। और जब डायरेक्ट इंसिडेंट होंगी अर्थ में तो जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो और अधिक बढ़ेगा, और जो अर्थ का टेम्परेचर होगा और अधिक बढ़ेगा, और अगर अर्थ का टेम्परेचर और अधिक बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही थी वो भी क्या होगी, और अधिक होगी। क्लियर बात ना, कि जो अल्ट्रावायलेट रेज थी अब वो क्या है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण क्या होगा, उसका डायरेक्ट इंसिडेंट होंगी कहाँ पे, पृथ्वी में। और जब पृथ्वी में डायरेक्ट इंसिडेंट होंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर और इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर और इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि जैसे इंक्रीज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी और अधिक हो जाएगी। क्लियर सी बात। अब देखो अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट इंसिडेंट करेंगी तो इससे और क्या होगा, जैसे अगर हम और कहें तो इससे थोड़ा सा साइंस में बात करते हैं, ठीक, कि अगर हम बात करें कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर भी होता है, फेयर स्किन। क्या होता है, जो लोग होते हैं फेयर स्किन वाले, फेयर स्किन तो समझ रहे होंगे, जिनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, साफ होता है, उन्हें स्किन कैंसर होने की भी क्या होती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, बन जाती है। देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो मनुष्य है तो उसके अंदर एक क्या होता है, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। मेलानिन एक क्या होता है, पिगमेंट होता है। अगर बायोलॉजी में चले जाएं तो मेलानिन एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो क्या है, त्वचा के रंग को डार्क करता है। ठीक है, ये त्वचा के रंग को डार्क करता है। अगर हम बात करें कि किसी भी मनुष्य में क्या है, यानी कि त्वचा का रंग भी डिसाइड करता है। अगर हमें एक तरीके से कह पाएँ कि अगर किसी भी मनुष्य में या ह्यूमन बॉडी में मेलानिन की कम मात्रा हो जाए, यानी कि मेलानिन कम मात्रा में पाया जाए या स्रावित हो कम मात्रा में, तो क्या होगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन में वाइट स्पॉट आ जाते हैं, वो इसी के कारण आते हैं कि उनकी उसमें क्या है, मेलानिन की क्या हो गई, कमी हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट इस मेलानिन नाम के पिगमेंट से क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और मेलानिन नाम के प्रोडक्शन करता है, तो अगर हम कहें मेलानिन उसमें कम मात्रा में पाया जाएगा तो प्रोडक्शन भी संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोडक्शन भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उसमें स्किन कैंसर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें स्किन कैंसर हो रही है, ऐसा नहीं कि स्किन कैंसर वर होती है। देखो जैसे क्या है कि जैसे आगे वाली जनरेशन में क्या होगा कि इससे इफेक्ट होगा कि क्या होगा कि जैसे जो भौं हैं, भौं भी क्या हो जाएंगी, गायब होने लगेंगी, बाल भी गायब होने लगेंगे। कहते नहीं कि आने वाले समय में जो भौं होंगे या जो सर के आपके हेयर होंगे ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब भी हो जाएंगे। ठीक है, वो कब होंगे, किसकी कंडीशन, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे जैसे पृथ्वी पर पड़ेगा, ठीक है ना, पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये हार्मफुल होता है। ये क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं, ABC, और सबसे ज़्यादा जो घातक होती है वो कौन सी होती है, सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो ये याद रखना है हमें कि अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही डायरेक्ट अर्थ पर इंसिडेंट करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होने लगेगी, अधिक होने लगेगी। इससे स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा कि जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उनमें हेयर की क्या होगी, कमी हो जाएगी, हेयर वगैरह थोड़ा कम पाए जाएंगे। क्लियर सी बात ना, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो जाएगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट में देखो इसी को अगर हम समझें, एक पॉइंट और है,
जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है, वायुयान कहाँ उड़ाए गए, इसी, ठीक है, कि अगर हम कहें कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसे वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाए जाते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और बनता है, ये सबको पता होगा मैक्सिमम, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन बनता है कि ओजोन डे किस दिन मनाया जाएगा तो याद रखना है कि ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर सी बात ना। ये आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो देखो वो कमेंट्स करके बता दिया करो मुझे, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दिया करूँगा। आपके स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओजोन लेयर को लेकर ही बनते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग नेक्स्ट स्फीयर की बात करेंगे, मेसोस्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। इसकी हाइट कहाँ से होगी, 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, मध्य मंडल कहाँ पाया जाएगा, 50 से 80 किलोमीटर के बाद। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि डस्ट पार्टिकल आर नॉट फाउंड। डस्ट पार्टिकल आर नॉट फाउंड। क्या होता है कि धूल के कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कि मेसोस्फीयर में डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाते। अब डस्ट पार्टिकल अगर नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा, जब डस्ट पार्टिकल अगर नहीं पाए जाएंगे तो जो सोलर रेडिएशन होगा वो क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा ऐसे। क्लियर ना, सीधी सी बात कि जो सोलर रेडिएशन होगा वो क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा। और जब सोलर रेडिएशन क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल है नहीं, तो जब सोलर रेडिएशन क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे याद रखना है कि सोलर रेडिएशन भी होता है और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी होता है। जो मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी होता है। तो क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें, ठीक है, या ऐसे लिख लो, सन रेज सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं, ठीक है, कि सन रेज सीधे निकल जाती है, मतलब रेज क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन भी अधिक होता है एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये, चूँकि आपको पता है कि सोलर रेडिएशन से गर्म होगी और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ये ठंडी हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये सबसे ठंडी परत होती है, सबसे ठंडी परत होती है। क्लियर सी बात ना, कि ये सबसे ठंडी परत होगी। ये आपका मेसोस्फीयर होगा। ये मेसोस्फीयर आपका 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाएगा। यहाँ पे डस्टिंग पार्टिकल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे। क्लियर सी बात, धूल के कण बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, सन रेज सीधे ही क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, ये सबसे ठंडी परत होती है। यहाँ पे सोलर रेडिएशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों ही पाए जाते हैं। ये आप लोगों का मेसोस्फीयर होगा। नेक्स्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्फीयर चलेगा, स्फीयर होगा आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयन मंडल। फर्स्ट पॉइंट, जो यूवी रेज थी अब क्या होंगी, मोर इफेक्टिव हो जाएंगी और अधिक क्या हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी। लिख लो, यूवी रेज
आर मोर इफेक्टिव। यूवी रेज आर मोर इफेक्टिव कि परावैंगनिक किरणें ज़्यादा प्रभावी होती है और अधिक या और अधिक प्रभावी होती है। ठीक, अगर परावैंगनिक किरणें और अधिक प्रभावी होंगी तो टेम्परेचर क्या होगा, और अधिक बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या होगी, हाइट के साथ जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैंने आपको बताया था अगर हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कौन सी लैप्स रेट होगी, कौन सी होगी, याद करो, यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट होगी। तब ऋणात्मक ह्रास दर यहाँ पे क्या होगी कि ऋणात्मक ह्रास दर पाई जाती है। क्या होगी, ऋणात्मक ह्रास दर। क्या होगा कि यूवी रेज और अधिक प्रभावित हो जाएंगी और जब और अधिक प्रभावी होंगी तो टेम्परेचर और अधिक इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर और अधिक इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट पाई जाएगी और नेगेटिव लैप्स रेट मतलब ऋणात्मक ह्रास दर। ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा समझना है तो कुछ ऐसे समझ लो। क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर होगा, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर, नेक्स्ट में आपका मेसोस्फीयर होगा, नेक्स्ट में आयनोस्फीयर और ये आपका एक्सोस्फीयर। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हाइट क्या होगी, इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर क्या होता था, डिक्रीज करता था। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या करता था, डिक्रीज करता था। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या होता था कि हाइट बढ़ती थी, टेम्परेचर चूंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर क्या है, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन कर रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर अगेन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर सी बात ना, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं और जब डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं तो जो सनलाइट होती है, जो सन का रेडियस, सोलर रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी होता है तो ये अगेन यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे आयनोस्फीयर पे टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि यूवी रेज मोर इफेक्टिव हो गई हैं, क्या है, और अधिक प्रभावी हो गई हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा और अगेन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि और क्लियर ना कि और अधिक प्रभावी हो जाएंगी। तो यहाँ के बाद टेम्परेचर बढ़ता है इसलिए यहाँ पे कहते हैं इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी क्या है, जाना जाता है क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसलिए इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। बात समझ में आई कि जैसे जैसे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही थी कि हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, यहाँ पे चूँकि ओजोन लेयर पाई जाती है, सूर्य का एब्जॉर्प्शन कर लेती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ घटेगा यहाँ घटेगा तो ये थर्मोस्फीयर होगा। इसे हम बोलते हैं तापमंडल। क्या कहलाएगा, तापमंडल। और चूँकि ये है इसे यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट होती है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट पाई जाती है, पॉजिटिव लैप्स रेट। ठीक है, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट की कंडीशन यहाँ पे होती है। बात क्लियर ना, चूँकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेट मोर इफेक्टिव होती है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट में इसी आयन मंडल पे पढ़ेंगे हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसों का आयनीकरण। ठीक है,
अब जैसे ही अगर हम बात करेंगे कि गैसों का आयनीकरण होगा, ठीक है, अब जब गैसों का आयनीकरण होगा तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कि गैसों का आयोनाइजेशन पे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। अब चूंकि क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या होगा कि जब यूवी रेज, ठीक है, कि यूवी रेज इन पार्टिकल पे क्या होगी, डायरेक्ट इंसिडेंट होगी, और जब इन आवेशित यानी कि जो आपके वैद्युत आवेशित कण होते हैं, वैद्युत आवेशित पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कि जब यहाँ पे सनलाइट क्या होगी, इस पे डायरेक्ट इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट की क्या होती है, कंडीशन उत्पन्न होती है, लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होता है। लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होता है मतलब रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। क्लियर सी बात ना, कि गैसों के आयोनाइजेशन यानी कि गैसेस के आयनीकरण से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पाए जाएंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पे जब सोलर रेडिएशन या सनलाइट क्या होगी, या लाइट फ्लेश भी कहते हैं, कि जब सनलाइट डायरेक्ट इन पार्टिकल पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, मतलब रंगीन प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब देखो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है तो यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गैसों का आयनीकरण। नेक्स्ट पे इसी पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के कारण ही यहाँ पे हमें रेडियो स्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशन भी कहाँ पे, आपके आयनोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। अब रेडियो स्टेशन आयनोस्फीयर में क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होते हैं उन्हें क्या कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं, क्योंकि ऐसे लिख लो, क्योंकि ये पार्टिकल रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर देती हैं। क्लियर सी बात ना, कि यहाँ पे आयनोस्फीयर में आपके रेडियो स्टेशन भी पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो करते क्या है कि वो रेडियो वेव्स को परावर्तित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ से उसने क्या किया, ये आपके रेडियो स्टेशन होंगे, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो कोई वेव्स को यहाँ भेजता है, जैसे मान लो सपोज कि वो FM सुन रहा है, किसी स्टेशन के बारे में यहाँ भेजता है, तो क्या है कि यहाँ से रेडिएशन जाएगा और ये क्या है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कंज्यूम होकर यहाँ पे कम्युनिकेशन का दौर पैदा करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ से ये जाता है और रेडियो वेव्स परावर्तित होकर अगेन यहाँ पे आ जाती है। क्लियर सी बात ना, कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं। क्लियर सी बात, ये आपका आयन मंडल हो जाएगा। इसी पे देखो हम लोग क्या है, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट पे इसी पे हम लोग पढ़ेंगे आपका अरोरा बोरियलिस पढ़ेंगे, ठीक है, आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट में आपका, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे या नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप लोग इतना रिवाइज कर लेना, ठीक।
ठीक है ना। और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट्स करके हमें बता दिया करें कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर देंगे जी। थैंक यू।